दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की नलके जिसे आप टैप बोलते हैं, उसको खोलने के लिए हम हमेशा 2 उँगलियों का ही यूज़ क्यों करते हैं? एक से क्यों नहीं? और क्या आपको पता है कि आपके बॉडी का सारा वेट सिर्फ़ एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सन्ट्रेट होता है? अगर वो पॉइंट समझ गए, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी उँगली पे बैलेंस कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे कपल, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो टॉपिक जो न्यूमेरिकल्स में आपका सर घुमाते हैं, पर आज के बाद आपका फेवरेट बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देखो। कपल क्या होता है? जब दो बराबर और ऑपोजिट फोर्सेस पैरेलल लाइंस में लगते हैं तो उसे कपल कहते हैं। देखिए कंडीशंस क्या होना चाहिए कपल के लिए? दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो कपल्स के वो कौन-कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल्स आप ये 3 ले सकते हैं जो आपके बुक्स में भी है। पहला है आपका ओपनिंग अ टैप, स्टीयरिंग अ कार एंड द स्क्रू ड्राइवर। देखिए ओपनिंग अ टैप क्यों? देखिए एक उँगली आगे ढकेलती है और दूसरी पीछे खींचती है, जिसके वजह से एक आपका सेम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स होता है। उसी तरह से स्टीयरिंग अ कार, दोनों हाथ आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। सेम स्क्रू ड्राइवर के केस में हम लोग जब भी स्क्रू ड्राइवर को टाइट करते हैं, तो टाइट करने के समय में हम लोगों की जो दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो सेम होती है। इसलिए ये जो तीनों हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं आपके मोमेंट ऑफ कपल्स के बेस्ट एग्जांपल्स है। अच्छा, अगर इसकी हम लोग फॉर्मूला की बात कर ले, तो मूवमेंट ऑफ जो कपल होता है वो कहीं ना कहीं फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस होता है, और जो डी है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस होता है, जिसको हम लोग कपल आर्म भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपका न्यूटन मीटर होता है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो दोनों फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। याद रखना है फॉर्मूला में सिर्फ एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का नहीं। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ये वो पॉइंट है जहां बॉडी का होल वेट एक्ट करता है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट फर्स्ट ये कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। दूसरी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रिंग लोगे, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर में होता है, जहां कोई मटेरियल नहीं होता है। और जो लास्ट है वो आपका जो याद रखना है, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, यानी कि कोई बॉडी जिसका ज्योमेट्रिकल से फिक्स है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके सेंटर पे होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट एक लंबे से डंडे, जिसे हम लोग रॉड बोलते हैं, उसको अपनी उंगली पे कैसे बैलेंस कर लेता है? वो मैजिक नहीं है, फिजिक्स है। वो ढूंढ रहा होता है उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके बुक में जो टेबल दिया गया है उसे रटना नहीं है, उसे समझना है। क्योंकि बोर्ड्स में एग्जामिनर आपको शेप देगा और पूछेगा, बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। चलिए एक एक करके इन रेगुलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे सिंपल, अगर रॉड आपका यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह से बराबर होती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? एग्जैक्टली एट इट्स मेन पॉइंट। बैलेंस करना है तो बीच में उंगली रखो। नेक्स्ट है आपका स्फीयर और सर्कुलर डिस्क। देखिए चाहे वो कैरम की डिस्क हो या क्रिकेट की बॉल, अगर शेप परफेक्ट राउंड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। देखिए बोर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, स्फीयर चाहे हॉलो हो या सॉलिड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा आपका सेंटर पे ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो आपका सिलेंडर। सिलेंडर के केस में सिलेंडर के लिए याद रखना है, इट इज द मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। यानी सिलेंडर के अंदर जो सेंट्रल लाइन जाती है उसके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ही आपका वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, अगर एक रेक्टेंगुलर सीट है तो उसका बैलेंस पॉइंट ढूंढने के लिए डायगोनल्स बनाओ। जहां डायगोनल्स मीट करेंगे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस शेप के लिए। सेम फॉर ट्रायंगुलर लैमिना। एंड हॉलोकोन के केस में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो h/3 ऑफ हाइट पे होगा, और सॉलिड कोन के केस में h/4 हाइट के केस में उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी। क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस में जहां पे उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब एक सीक्रेट ट्रिक सुनो। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आंख बंद करके उसके ज्योमेट्रिक सेंटर को टिक कर देना।
लेकिन अगर रॉड के एक साइड पे मैं मिट्टी लगा दूं, सॉइल डाल दूं, करने का मतलब दूसरे साइड पे मैं मास बढ़ा दूं, तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी मिड पॉइंट पे रहेगा? तो आंसर है नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हेवियर साइड की तरफ ही शिफ्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, आज हमने फोर्स का बेस पूरा फिनिश कर लिया है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस और सेंट्रीपिटल फोर्स, वो टॉपिक जहां बच्चे डायरेक्शंस में हमेशा गलती करते हैं। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।